नमस्कार। सोयाबीन की औसत उत्पादकता 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि हम इसको 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक आराम से ले जा सकते हैं। कहाँ हम कमियां छोड़ देते हैं, उन कमियों को ठीक करके हम इस उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट हम डबल या 2.5 गुना तक कर सकते हैं। मैं आपको सोयाबीन उगाना नहीं सिखा रहा इस वीडियो में, मैं आपको वो गैप्स बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप वो सब मिस्टेक करते होंगे, पर यदि आप देख लें, चेकलिस्ट बना लें कि आप यदि गलतियां करते हैं ऐसी, तो आप उनमें सुधार करें, आपको निश्चित फायदा मिलेगा। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ, और खासकर सोयाबीन की इन्फॉर्मेशन तो पूरे सीजन में आपको कट टू कट मिलती है। पीछे के वीडियो भी आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी सोयाबीन के बारे में बात होती है तो पहला प्रश्न किसान का होता है, साहब कौन सी वैरायटी लगाऊं। देखिए, इसका सिंपल आंसर ये है कि आप क्रॉप कैफे अप्रोच पे जाएं, यानी कि आपको करीब 60% के आसपास रकबा, 60-70% उस वैरायटी का रखना है जो आपके यहाँ लार्ज एरिया में किसान बड़े पैमाने पे लगाते हैं। वो आपके एरिया का जो रेनफॉल का जो विंडो है, कि आपका जैसे जून लास्ट वीक से लेके अक्टूबर तक बारिश जाती है, या पहले ही 15 अक्टूबर को ही सिमट जाती है, सितंबर में ही लास्ट में एंड हो जाता है मानसून का। तो उस लिहाज से आपकी जमीन की नमी को पकड़ के रखने की कितनी क्षमता है, उस लिहाज से आपके कितने दिन की वैरायटी चल रही है। तो जो आपके बड़े पैमाने पे किसान कर रहे हैं, उस वैरायटी का 60 से 70% रकबा आप रख सकते हैं। वो आपके हो सकता है, आपको 80 दिन की वैरायटी की डिमांड हो, 85 दिन की हो, 90 दिन की वैरायटी हो, वो चीज आप देख लें। लेकिन दूसरी एक वैरायटी आपके पास ऐसी होनी चाहिए। एक सामान्य किसान के लिए बता रहा हूँ, जो बीज उत्पादन कार्यक्रमों में जुड़े हुए उनकी बात नहीं कर रहा। एक सामान्य किसान एक वैरायटी ऐसी भी रखे जिसकी अवधि थोड़ी ज्यादा हो, और आप जिसको अपने जो कर रहे हो उस वैरायटी को रिप्लेस करके दूसरी वैरायटी पे जाना चाह रहे हैं, थोड़ी लंबी अवधि की है। जैसे मध्य भारत में ज्यादातर जो वैरायटी है वो 85 दिन के आसपास की बोई जाती है, जैसे जेएस 95-60 ज्यादा बोई जाती है। लेकिन एक वैरायटी आपके पास ऐसी भी होनी चाहिए जो थोड़ी ज्यादा अवधि की हो, आपके पास यदि सिंचाई की सुविधा है तो। वो आप 100 दिन 105 दिन की वैरायटी पे जा सकते हो। साथ ही आप यदि तीसरी वैरायटी पे भी जाना चाहो तो आपके पास एक ऐसी भी वैरायटी होनी चाहिए जिसको आप ट्राई कर रहे हैं कम एरिया में, अपनी जेएस 95-60 जैसे वैरायटी है, इसको आपको रिप्लेस करना है। आप इससे मतलब इसमें प्रॉब्लम आने लग गई है, तो आप ऐसी कोई कम अवधि की, इसके आसपास अवधि की कोई वैरायटी आप देखना चाहो तो वो वैरायटी भी आपके पास होनी चाहिए। आपका रिस्क लगभग वैरायटी के मामले में 0 हो जाएगा। और सिर्फ हम वैरायटी पे फोकस कभी ना करें, क्योंकि प्रोडक्शन को कई कारक प्रभावित करते हैं। वैरायटी एक सिंगल कारक है, इंपॉर्टेंट कारक है उत्पादन में, लेकिन एक सिंगल कारक है। ऐसा नहीं कि वैरायटी सिलेक्शन हो गया या अच्छी वैरायटी बो दी तो बस सब कुछ हमने जीत लिया, ऐसा नहीं है। ये एक सिंगल फैक्टर है। तो आप कम से कम 2-3 वैरायटी के ऊपर रह सकते हो। एक बहुत जरूरी चीज जिसपे हमारा ध्यान नहीं देता, साइट सिलेक्शन। जनरली हम हमारे एरिया में सोयाबीन लग रही तो हम भी सोयाबीन लगा देते हैं। कई बार अंधे को दिखता है ऐसी बेकार साइट सिलेक्शन किसान की होती है। बहुत नीचे के खेत हैं, पानी भरा रहता है, ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, वहां भी सोयाबीन लग रही है। सोयाबीन यदि लंबे टाइम तक पानी के अंदर खड़ी रहेगी तो भी ये रह जाएगी। बहुत ही मतलब लेग्यूम में, दलहनी फसलों में इतना पानी सहने वाली अरहर सह लेती है, लेकिन सोयाबीन भी गजब सहती है। पर यदि ज्यादा इसमें वाटर खड़ा रहेगा, ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, तो ओबियसली इसका उत्पादन कम होगा, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको भी मर जाते हैं, जड़ें शोषण नहीं कर पाती हैं। इसलिए आपकी साइट ऐसी सिलेक्शन हो जहाँ बहुत पानी की, या तो प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटी हो, या बहुत लंबे टाइम तक आपके वो रुके नहीं। दूसरा, एक बहुत बड़ा मिथ है, वो ये है कि सोयाबीन सिर्फ रेनफेड सिचुएशन में होती है, वर्षा आधारित हमें सोयाबीन करनी है। और मैं समझता हूँ कि भारत के सोयाबीन उत्पादन में ये सबसे बड़ा एक बोटलनेक में से एक है, क्योंकि हम ज्यादातर जो सोयाबीन करते हैं वो वर्षा आधारित पे ही करते हैं। यदि हमारे पास सोयाबीन में पानी देने की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, उसके बावजूद भी हम वर्षा आधारित उसको करते हैं और सिर्फ 85 दिन की वैरायटी लेते हैं। जबकि मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं कि वर्षा आधारित जो सोयाबीन है उसका जो उत्पादन की क्षमता है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत
मतलब एक उसकी क्षमता है। यदि आप वर्षा आधारित सोयाबीन कर रहे हो, 85 दिन की वैरायटी लगाओगे तो 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये उसकी मतलब क्षमता है अच्छी से अच्छी। लेकिन जब आप इरिगेटेड सिचुएशन में जाते हो, आप उसमें सिंचाई लगाते हो और आपके पास सुविधा है और थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी पे जाते हो, तो आप इस उत्पादन को 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत कम अवधि का यदि आपकी वैरायटी है तो उसकी प्लांट की स्ट्रक्चर ही कम है, प्लांट का पौधे का बायोमास ही नहीं बन पाता है, पौधे का बायोमास ही नहीं है तो उसमें ओबियसली उत्पादन कम आएगा। और रही कसर इससे पूरी हो जाती है कि हम खड़ी फसल में 2-3 बार हर्बिसाइड कर देते हैं। तो इसलिए यदि आपके पास पानी की सुविधा है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए एटलीस्ट 20-25% एरिया में, ताकि आप उसको पानी दें और उसका आपको फायदा मिलेगा। और मैं बता दूं इतना बड़ा मिथ सोयाबीन में है, सोयाबीन लोग वर्षों से कर रहे हैं और लास्ट ईयर का मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। वीडियो लंबा होगा लेकिन बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा, आप ध्यान से देखें, इसको पूरा देखें। 2023 के अंदर बहुत लंबा एक ड्राई स्पेल आया और मैंने बहुत लोगों से बात की। हर कोई कहता है कि सोयाबीन में पानी लगा दोगे तो सोयाबीन खराब हो जाएगी, सोयाबीन नहीं होगी, पीली पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत लंबा ड्राई स्पेल है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं क्या बोलूँ लोगों को, क्या करना चाहिए। मैंने काफ़ी स्टडी की, काफ़ी साइंटिस्ट से बात की और की, पर बहुत अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा किसी भी साइंटिफिक प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं आई कि किसानों को कह दिया जाए कि आप पानी लगा दो। किसान अपने विवेक से कुछ कुछ करना स्टार्ट किया। बहुत कम लोगों ने पानी लगाने की हिम्मत कर रहे थे। मैंने वैसे में एक एडवाइजरी दी कि आप किसानों को एडवाइस दी कि आप इस सोयाबीन में पानी लगाइए, और उन्होंने लगाया और उनको बहुत अच्छा फायदा मिला। यानी एक फसल हम कितने 30-40 साल से कर रहे हैं, हमारे ये भी क्लियर नहीं है कि हम पानी दे सकते हैं सोयाबीन में। ऑब्वियसली आप पानी दे सकते हो जब तक आपके क्रैक्स नहीं बने, वो दरारें नहीं बने, सेकेंडरी रूट्स जो होती हैं बारीक जड़ें वो टूटे नहीं, और उस कंडीशन में नमी यदि आप मिला देते हो आपके सोयाबीन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और सोयाबीन में यदि इरिगेटेड सोयाबीन में जाएंगे, लंबी अवधि की सोयाबीन में जाएंगे तो ही उसमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। वैरायटी सिलेक्शन, साइड सिलेक्शन और पानी की सुविधा, तो वो सिलेक्शन करने के बाद में हम बढ़ते हैं बुआई का तरीका। इसमें हमने बड़ी गड़बड़ कर रखी है। सोयाबीन की बुआई का जो अनुशंसा है वो 30 से लेके 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी है, जबकि हमारे जो मध्य भारत का एरिया है, जैसे राजस्थान का कोटा संभाग मानिए, आप एमपी का कुछ एरिया मानिए, जहाँ जब से ये शॉर्ट ड्यूरेशन खासकर वेरायटी आई है, जैसे JS 9560 या JS 2034 एक्स्ट्रा अर्ली ग्रुप की, तो इनको किसान ने 9 इंच पे लगाना स्टार्ट कर दिया, लगभग 22.5 सेंटीमीटर में जितनी दूरी पे गेहूं बोता आदमी। और ये मैं इस एरिया में बहुत दिनों से नहीं हूँ, और पर कई बार मेरे को ऐसे एहसास होता है किसान ने ये इसलिए किया होगा कि खरपतवारों की समस्या ज्यादा थी, तो बीज दर बढ़ा के और स्पेसिंग कम करके किसान ने खरपतवार के ऊपर सोयाबीन का स्मूदरिंग इफेक्ट दे के खरपतवार को कंट्रोल किया, और इससे लंबे टाइम तक किसानों को फायदा भी मिला। लेकिन अब बहुत कम स्पेसिंग, बहुत ज्यादा बीज दर रखने से हो सकता है कि कुछ खरपतवार तो हमारे स्मूदरिंग इफेक्ट से कंट्रोल हुए, लेकिन हो सकता है कि वीड भी अपनी आदतों में बदलाव करता है। अब खासकर ऐसे वीड आ गए हैं जो फैल के चलते हैं, जैसे बोकना है, बोकनी है, या बिल्कुल बारीक निकलता है वो मोगदा, जिसको मोथा कहते हैं। बोकना बोकनी को साइनोटिस कहते हैं, कोमेलिना है, आपका साइप्रस है, इस टाइप के वीड होने लगे। तो स्पेसिंग आप बुआई के समय ही इस चीज का ध्यान रखें कि कम से कम आप 12 इंच स्पेसिंग पे सोयाबीन लगाएं, और इसके ऊपर भी आप जा सकते हो, जैसे 14 इंच पे लगाएंगे तो बेहतर है, दो थोड़ी सी लंबी अवधि की वैरायटी है। क्यों? यदि आपकी प्रॉपर स्पेसिंग लगाई हुई, बोते टाइम ही आपने ध्यान दिया है, तो आप खड़ी फसल में कल्पनी निकाल सकते हो। बुआई का तरीका आपने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा गैप है। जनरली बहुत कम लोग सोयाबीन में फर्टिलाइजर देते हैं, और उसका रीजन ये है कि सोयाबीन में क्रॉप स्टैब्लिशमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी कि सोयाबीन उगना बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इसलिए है कि कई बार सोयाबीन बोते हैं, बहुत भारी बारिश हो जाती है, सोयाबीन वाला बेल्ट है जो जहाँ थोड़ी भारी जमीनें हैं, तो क्रस्टिंग हो जाती है और सोयाबीन उगी नहीं पाती है। तो इसलिए सोयाबीन में किसान बुआई से पहले खर्चा करना जनरली प्रेफर ही नहीं करता है। पर मैं ये बता दूं कि अब तक हमारा काम चल रहा था, लेकिन जो फर्टिलिटी का स्टेटस अभी जमीन का है
उस लिहाज से सोयाबीन में फर्टिलाइजर जाना चाहिए। एटलीस्ट कुछ भी नहीं हम दे तो एसएसपी तो जरूर दे दें हम, सिंगल सुपर फॉस्फेट तो। और यदि आपने पिछली फसल के अवशेष आपकी खेत में ज्यादा हैं, आपके गेहूं का खेत है और आपने फसल अवशेष इनकॉर्पोरेट किए हैं, आपने जमीन में मिलाए हैं, आग वगैरह नहीं लगाई है, तो उस केस में यदि आप डीएपी देंगे या एसएसपी के साथ यूरिया देंगे, वैसे तो इसका एक शेड्यूल है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश सल्फर चारों चीजें जानी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हुए हैं आप देख सकते हो, लेकिन कम से कम आप या तो एसएसपी दे, और यदि आपके फसल अवशेष वाली सिचुएशन है तो आप उसमें डीएपी दे सकते हो या एसएसपी के साथ में आप यूरिया दे सकते हो, ताकि यदि नाइट्रोजन यदि जाएगा और फसल अवशेष है तो उसका CN रेशियो एक मतलब ठीक हो जाएगा और वो फसल अवशेष जल्दी सड़ गल पाएंगे, आपकी सोयाबीन आपको पीली पीली नहीं दिखाई देगी और वो अच्छा एकदम ब्लैक की आपको अच्छी तो, काली मतलब हरी जक सोयाबीन आपको दिखेगी। और फर्टिलाइजर के मामले में हमारा बड़ा गैप है, इसको हमें थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। बीज उपचार में काफी जागरूकता ये किसान करते हैं लगभग बीज उपचार, पर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि सोयाबीन का बीज फंजीसाइड से होना उपचारित होना जरूरी है, आपको करना चाहिए। उसमें यह नहीं कि आप बहुत महंगा लें, आप सिंपल फंजीसाइड से कर सकते हैं, टाइम रहते समय रहते ही आप करें। जैसे आप सिंपल ये जो आपका बाउस्टीन आता है कार्बेंडाजिम 50%, इससे उपचारित कर सकते हो, या आजकल जो एवरगोल और जेलोरा चल रहे हैं आप इनसे भी जा सकते हो। कीटनाशक के उतने बहुत तगड़े रिजल्ट आते नहीं है, लेकिन आप थोड़ा इसमें इकोनॉमिक्स का ध्यान रखें और प्रॉपर डोज डालें, क्यों कई बार क्या होता है कि कंपनी वालों को वो चीज बेचनी होती है, वास्तव में प्रैक्टिकली वो बहुत महंगी है, तो जो उस एरिया में जो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो उसका एक नुकसान निकालता है। वो क्या कहता है कि साहब ये जैसे मतलब 1 क्विंटल बीज में 100 ml दवाई लगनी है, तो वो कहेगा कि 100 ml दवाई से आप 200 किलो बीज उपचारित कर सकते हो, जबकि वो यदि 100 किलो बीज में ही उतनी दवाई जाएगी तभी ज्यादा इफेक्ट है। तो थोड़ा डोज का आप ध्यान रखें, और ऐसा नहीं कि बहुत महंगा दवाई है तो वही ज्यादा रिजल्ट देगी। एक फंजीसाइड होना चाहिए, प्रॉपर्ली ट्रीट होना चाहिए, ताकि उसकी वो आपकी फंगस जनित रोग है उससे उसको बचाव मिले। खासकर शुरू में ज्यादा बारिश होती है तो उसमें भी थोड़ा हमें फायदा मिलता है। एक प्लांटिंग में ही एक चीज रह गई, हम स्पेसिंग तो कम से कम 12 इंच या 14 इंच या 16 इंच पे रहे हैं, और उसके साथ में यदि हम उसमें रिज बेड पे रहें, ये बात मतलब सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए तो आपको मेड के ऊपर सोयाबीन में जाना पड़ेगा, उसकी प्लांटिंग उस तरीके से आपको करनी चाहिए पड़ेगी, वही बेहतरीन है। सोयाबीन जब लग जाती है आपकी, उसके बाद में बात आती है सबसे बड़ा चैलेंज जो उभर के सोयाबीन में आ रहा है, वो है आपका वीड, खरपतवार। खरपतवार का जो बहुत मतलब हमारे जो कोटा संभाग में एक बहुत ही बुरी स्थिति बनी हुई है इसकी, वो ये है कि एक तो कुछ लोग प्री इमरजेंस कर देते हैं, वो एक तुरंत बाद, फिर 20-25 दिन पे एक हर्बिसाइड का स्प्रे हो जाता है, कई बार जब पीक फ्लोरिंग पे सोयाबीन होता है 45-50 दिन पे उस टाइम हो जाता है, और कई बार जब खासकर लास्ट में खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कंबाइन से कटने में सोयाबीन नहीं आती है, तो उस केस के अंदर एक आपके कटाई के आसपास भी पैराक्वाट वगैरह स्प्रे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, देखिए हम हमारे दिमाग में बिठा लें ये चीज कि सोयाबीन को आप सिर्फ खरपतवारनाशी दवाओं पे भरोसा करके नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका हार गया खरपतवारनाशी दवाओं से, अर्जेंटीना ब्राजील जो हमसे 3-3.5 गुना उत्पादन लेते हैं वो भी खरपतवारनाशी दवाओं से हार गए। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन लिया है, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन उनके पास है, और भी रेजिस्टेंस उन्होंने डेवलप करके, लेकिन वो हार गई और लास्ट में वो आए हैं मैकेनिकल वीड कंट्रोल पे, यानी कि मशीनों से खरपतवार कंट्रोल पे, रोबोटिक्स पे आ रहे हैं। तो बात बहुत लंबी नहीं करेंगे इस विषय पर मैं ये इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा कि भारतीय कंडीशन में हमारे लिए सबसे बेहतर है कि हम या तो एक तो प्री इमरजेंस पे चले जाएं, और कोशिश करें कि हर एक किसान 15 दिन से लेके 45 दिन के बीच में जब कुदरत मौका दे तब हम एक बार उस सोयाबीन में कल्पनी निकाल दें। वो ट्रैक्टर के पीछे की कल्पनी हो सकती है, वो बेल के पीछे की कल्पनी हो सकती है, वो बाइक के पीछे की कल्पनी हो सकती है, लेकिन कल्पनी कब निकाल पाएंगे, जब हमारी बुआई उस प्लानिंग से की हुई होगी, हमारी 14 इंच 16 इंच पे यदि बुआई होगी तभी हम कल्पनी निकाल पाएंगे। ये जो हम गेहूं वाली स्पेसिंग से 22.5 सेंटीमीटर पे यदि सोयाबीन बोएंगे तो हम कल्पनी नहीं निकाल पाएंगे। और उसके बाद में पोस्ट इमरजेंस
यदि जरूरत लगती है तो आपको करना चाहिए। उल्टे सीधे बहुत सारे कॉम्बिनेशन नहीं बनाने चाहिए। नोक्सियस वीड खासकर ऐसे खरपतवार जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, वैसे खरपतवार की दिक्कत है, तो आपको प्लान करना चाहिए था कि गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए थी। इस साल 2024 में जिसने भी गहरी जुताई की है उसको गारंटी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छी धूप रही है और इसका भी मैंने पहले एडवाइजरी बनाई थी। जहां तक इंसेक्ट कंट्रोल की बात है, कीटों कंट्रोल करने की बात है, इसमें सबसे अजीब बात यह है कि जनरली किसान का ये है कि हम कीटनाशक करते हैं, कीड़ा हो या ना हो, हमारे खेत में अटैक हो नहीं हो, हमारे आसपास पड़ोस में कीटनाशक का स्प्रे चल रहा है तो हम भी कर देते हैं। इसमें आप प्लीज इतना सा सुधार करें। आप दवाइयां यूज कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब जरूरत से भी ज्यादा कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। सिखाने की जब सीजन में बात आएगी तब सिखाऊंगा। लेकिन इसमें हम ये ध्यान रखें कि हमारे खेत में एटलीस्ट कीड़ा होना चाहिए, तभी हम स्प्रे करें। ऐसा नहीं कि कहीं हो रहा है स्प्रे हमने कर दिया, क्योंकि हम नुकसान कब उठाते हैं? हम गलत दवाई सिलेक्शन की वजह से नुकसान नहीं उठाते। दवाई सिलेक्शन हमारा, इंसेक्टिसाइड सिलेक्शन सही रहता है। हम इसलिए उठाते हैं कि आज हमने स्प्रे कर दिया, हमारे खेत में कीड़ा ही नहीं है, और जब कीड़ा आया तब तक हमारी दवाई का असर खत्म हो गया और उस कीड़े ने हमारे नुकसान कर दिया। तो इसलिए खेत में कीड़ा दिखे तब करें। दूसरा, यदि प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं आप, जैसे जनरली खरपतवारनाशी दवा का स्प्रे करते हैं उस टाइम हम कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, तो यदि आप छोटे किसान हो तो कोशिश करें आप नीम का खुद के घर पे उत्पाद बनाएं। नीम, आग, धतूरा, ये शतपर्णी, दशपर्णी, अरक आप गौमूत्र वगैरह में करके, ये यदि छोटे किसान है संभव है तो आपको खुद को करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम कीटनाशक पे यदि हम रहते हैं तो उससे रेजिस्टेंस डेवलप होती है और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यदि आप प्रिवेंटिव में जैसे 20-25 दिन पे आप एक स्प्रे करना चाहते हो कीटनाशक का कि भाई ये जैसे सेमिलूपर वगैरह नहीं आए, डिफोलेटर टाइप के जो कैटरपिलर है वो नहीं आए, तो उसके लिए आप ऐसी दवा इस्तेमाल करें जैसे कि उसका लंबा थोड़ा असर रहे, जैसे क्लोरेंट्रानिप्रोल जो कोराजिन वाला साल्ट जिसमें आता है, ये सैनी कंपनी का, तो उसका थोड़ा लंबा रिजल्ट रहे, उसके ऊपर उसके बारे में सोच सकते हो। जहां तक डिजीज कंट्रोल की बात है कि आप रोग कैसे कंट्रोल करें, तो आज के 3-4 साल पहले सोयाबीन में रोगों का अपने आप में बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में ये चीज नोट करने में आ रही है कि सोयाबीन में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बहुत ज्यादा होने लग गया है। और वो जनरली कब दिखता है? आपकी सोयाबीन परफेक्ट दिखती है आपको, लेकिन जब फली पे जाती है सोयाबीन, पकाओ पे जाती है, तब नीचे की फलियां ढंग से नहीं पक पाती, ऊपर की फलियां नहीं पक पाती, बीच की फलियां पक पाती हैं। और उसका रीजन, वहां उस पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ की पूरी लाल पड़ चुकी होती है और उसमें बहुत फंगल इन्फेक्शन रहता है। तो इसके लिए एक आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे शुरू में आप सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हो, ट्राइकोडर्मा वगैरह बुआई के समय यूज कर सकते हो। एक, यदि आपको जरूरत लगे तो आप पूरा खर्चा कर चुके होते हो, लेकिन आप एक फंजीसाइड का अभी तक भी उतना है नहीं, पर यदि आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है वहां यदि फंजीसाइड का, फफूंदनाशक का स्प्रे कर देते हैं तो आपको उसका फायदा मिलता है। और इन सबसे ऊपर जो बात है वो ये है कि हम पिछले कई सालों से सोयाबीन पे सोयाबीन, सोयाबीन पे सोयाबीन, सोयाबीन पे सोयाबीन कर रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। यदि हम कंटिन्यू सोयाबीन करेंगे, और नॉट ओनली सोयाबीन, यदि कोई भी फसल हम बहुत लंबे समय तक करते आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी तय हैं, लिख के ले लेंगे। आप सोयाबीन लगातार कर लें, मक्का कर लें, धान कर लें, कुछ भी कर लें, लगातार यदि आप कोई फसल करेंगे सेम ही फील्ड के ऊपर, तो उसमें प्रॉब्लम आनी तय है। यदि आपके इस टाइप की चीजें फेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा हर टाइप की दिक्कत आने लग गई हैं, तो यदि आपके पास दूसरा कोई यदि विकल्प है तो आपको उसके ऊपर जाना चाहिए। अदरवाइज जब भी किसी भी, यदि आप कोई भी डाटा किसी भी देश का उठा के देख ले, जहां बहुत लंबे अरसे से एक ही फसल हो रही है, वहां किसान को फायदा कम होता है और उत्पाद बेचने वाली प्राइवेट कंपनियों को फायदा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना इनपुट, केमिकल इनपुट लगता है ना, पूरा बाहर से आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपका खर्चा आ जाता है और बेनिफिट उसके प्रोपोर्शन में धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो आपके पास यदि कोई ऑप्शन है, जैसे कोई मक्का का ऑप्शन है, किसी के पास नीचे खेत धान का ऑप्शन है, तो आप उनके ऊपर जा सकते हो, और क्रॉप रोटेशन वाली चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियरिटी मैं दे पाया आपको। मैं पूरे सीजन में सोयाबीन की सलाह देता रहूंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को और किसानों तक भी पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।